नमस्कार, मेरा नाम है आयुष तिवारी। स्वागत है आपका वॉक्सी टॉक्सी की संवाद सीरीज में। बात की आज दूसरी सीरीज में हमारे साथ मौजूद है सूबे के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की सबसे छोटी बहू अपर्णा यादव जी, जिनसे हम संवाद करेंगे। नमस्कार, स्वागत है दादा जी। नमस्ते, थैंक यू सो मच जी। अपर्णा जी, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप एक चलता हुआ चलचित्र है जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हमने सोचा है कि सबसे पहले हम आपसे अपना एक संवाद की सीरीज हम कर रहे हैं जी। आपसे हम संवाद करेंगे। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी से संवाद किया, तो दूसरी कड़ी में हम आपसे संवाद करना चाहते हैं। मैम, कल हमने आपका पोस्टर भी बना के डाला, तो कई सारे लोगों ने आपसे तमाम सारे सवाल पूछे जी जी जी, जिनका मैं आपसे जवाब चाहूँ। जी जी जी। तो पहला सवाल मेरा आपसे है कि अपर्णा यादव सूबे के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बहू है, अक्सर चर्चे में रहती है। कारण क्या है? पीएम मोदी की तारीफ, योगी की तारीफ, मैम बताइए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद है और हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं आदरणीय नेताजी, उन्होंने हमेशा लोहिया जी की एक बात कही कि पर्चा, चर्चा, खर्चा, ये तीन चीज़ें अगर जो है नेता के पास रहें, किसी भी नेता के पास, किसी भी राजनीतिक आदमी के पास रहें, महिला हो पुरुष हो, तो वो हमेशा जो है एक सफल राजनीतिज्ञ कहलाएगा। तो हम तो लोहिया जी के आदर्शों पे चल रहे हैं, जैसा नेताजी कहते हैं वैसे ही काम करते हैं। तो जो है, चाहे वो पीएम मोदी के कामों की सराहना हो, और मैं अपर्णा यादव यही कहना चाहती है आपके दर्शकों को कि हमेशा मैंने ये माना है कि आप जो चीज़ सही है वो कहिए, जो चीज़ सही लगे आप वो कहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, लोहिया जी ने ये बात कही है कि जो गलत हो, अत्याचारी कितना भी अत्याचार कर ले वो अत्याचारी ही कहलाएगा, और आप गलत बात को गलत कहेंगे नहीं तब तक वो गलत कहे, मतलब समाज में नहीं उसको बताया जाएगा कि वो गलत है। क्योंकि पहले लोग जो है, आप अगर पॉलिटिकल साइंस जिन जिन लोगों ने पढ़ी हो उनको ये बात पता है कि सोक्रेटिस यानी सुकरात जिसे कहा गया है, तो उनका कहना था कि जो है, जो धरती है वो सूर्य के किनारे पूरे चारों तरफ चक्कर काटती है, पर उस ज़माने के लोग ये कहते थे कि धरती तो हमारी माँ स्वरूप है। इसमें कोई दो राय नहीं कि धरती हमारी माँ स्वरूप है, पर उस समय माँ का स्थान इतना ऊंचा था धरती माता का कि कहते थे कि सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह इनके जो है परिक्रमा करते हैं धरती की। हम जब सुबह सो के उठते हैं तो धरती को नमन करते हैं जी। माता भूमि पुत्र। पर साइंटिफिक फैक्ट जो सोक्रेटिस ने कहा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि उस आदमी ने जहर खा लिया वहाँ पे पूर्व पार्लियामेंट में, विष का प्याला पिया। तो ये जो चीज़ सही चीज़ कहनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरे अंदर बड़ी भरी हुई हैं। तो विष का प्याला तो नहीं पीती हूँ। हाँ, मगर जो लोगों के कुछ लोग हैं जो बड़े अजीब से कमेंट्स कर देते हैं, कुछ लोग हैं जो बड़े ही गंदी भद्दी बातें लिखते हैं सोशल मीडिया पे, पर मैं इनके बारे में नहीं कह रही जिन्होंने ये सवाल किया है, पर मैं एक अलग बात कह रही हूँ कि जो लोग हैं इस तरीके की चीज़ों से आप बचिए, क्योंकि अप्रिसिएशन करना सीखिए। लाइफ में क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है, अब 2 मिनट का काम है किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना, पर जो है हमारे लिए परमात्मा ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रखी हैं। लाइफ को अप्रिशिएट करना सीखिए जी। अपर्णा जी, दूसरा सवाल हमारा आपसे है कि अपर्णा यादव एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक समाजसेवी भी हैं जी, एक संगठन भी चलाती है बी अवेयर जी जी जी। उसके बारे में हमारे दर्शकों को। बी अवेयर का जो हमारा संगठन है वो महिला प्रधान संगठन है। मैं खुद एक महिला हूँ और निर्भया केस से मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगा था। 2012 में जब क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ आया तो एंटी रेप लॉ 2012 रिव्यू हुआ, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद भी करी। निर्भया के माता पिता के साथ भी हमने जो है कंधे से कंधा मिला करके काफ़ी समय तक हमने उनके साथ संघर्ष किया, और जो है उनको उत्तर प्रदेश सरकार से, उस समय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो थे वो अखिलेश भैया थे, उन्होंने उनकी 50 लाख रुपए दे करके सहायता भी करी, राहत कोष थे, आशा ज्योति केंद्र निर्मित करे यहाँ पे, 1090 बनाया गया यहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी बी अवेयर ने साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के, कि जिससे कि हमें लगा कि जो है हम महिलाओं की कहीं बेहतरी कर सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल अपना एफर्ट जो मैं कह रही हूँ वो मैंने ये किया कि हमने वुमेन अवेयरनेस के लिए 2012 का जो एंटी रेप लॉ है उसके बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू किया, और अभी तक हमने 42
जो है लगभग जो है ज़िलों में जितने कॉलेजेस हैं काफ़ी सारे, उसका एक पेज है, पूरी सीरीज़ है। वहाँ पे हमने सारे अपने एजुकेशनल सेमिनार किए, उनको बताया। उरई जैसी जगह पर हमने एक सैनिटरी नैपकिन प्लांट लगाया है जहाँ पे महिलाओं को रोज़गार मिलता है। अमूमन जो है बी अवेयर जो है महिलाओं की सहायता करता रहता है, कभी जो है मशीन बांट करके, कभी उनको स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में एनरोल करा करके। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें। जी। अपर्णा यादव, थोड़ा सा चूँकि एक पत्रकार का दायित्व होता है जी, वो जो है जाने अनजाने जितने भी पहलू, जब हम किसी से संवाद करते हैं, किसी से बात करते हैं, संवाद का मायने यही है, आपका इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग। जी जी। जीवन के जितने पहलू हैं उन पे हम अपने दर्शकों आप प्रकाश डालने कीजिए। चाचा शिवपाल से कैसे संबंध है, परिवार में इस समय विघटन है? जी जी तो जी। क्या स्थिति आगे भी बनी रहेगी? 2022 में क्या होगा, कैसे? देखिए, इस बारे में तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि 2022 में इनका एका होगा कि नहीं होगा। एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ अपर्णा यादव, एज़ बहू, मैं चाहती हूँ कि परिवार बिल्कुल एक हो और इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी अच्छी बहू होगी वो यही चाहेगी कि उसका परिवार एक रहे। 22 में संकेत हैं इस बात के? मुझे तो लगता है कि जिस तरह से चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं अभी, तो उस हिसाब से होना चाहिए। बाकी जो है आपस में चाचा भतीजे की मर्जी। जी। एक सवाल हमारे पास आया कल ट्विटर के माध्यम से जी जी। कि हाल ही में अपर्णा यादव को वाइस रैली की सुरक्षा मुहैया कराई। जी जी जी। इस पर तमाम सारे सवाल भी आए, लोगों के उठे भी, और साथ में अखिलेश यादव जी का भी इस पे बयान आया कि परिवार में किसी प्रकार का कोई भी भय का वातावरण नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं। सरकार जो है एक प्रकार से परिवार में फूटन डालने के लिए कर रही। इस पे अपर्णा यादव क्या कहना है? देखिए, मुझे नहीं पता कि अखिलेश भैया ने ये बात क्यों कही और उसके पीछे उनका क्या मंतव्य रहा था, या जो भी बात है, मुझे इसके बारे में ना कोई कमेंट करना है ना बोलना है। सुरक्षा डिपार्टमेंट का काम होता है सुरक्षा देना, किसी को प्रदान करना। अगर उनको लगता है होम्स डिपार्टमेंट को कि अपर्णा यादव को किसी प्रकार का थ्रेट है, तो उन्होंने ये बात भाई अपने डिपार्टमेंट में कही, उसकी वजह से मुझे सिक्योरिटी मिली। तो इट इज़ ट्रूली अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, और इसमें इतना ज़्यादा सवाल जवाब नहीं। कई लोगों को सिक्योरिटी मिली है। इस सरकार में आदरणीय चाचा जी को Z+ सुरक्षा मिल रखी है जी। तो इस पे किसी ने क्यों नहीं सवाल उठाए? चाचा के पास तो कभी भी Z+ सुरक्षा नहीं थी, और भैया के पास भी Z+ सुरक्षा है। भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो सबकी सुरक्षा कम ही करी है। तो ऐसा ये सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, ये होम्स डिपार्टमेंट का है। इस तरीके की बात करना कि इसको क्यों दे दी, उसको क्यों दे दी, अदिति सिंह को क्यों दे दी, अलाने को क्यों दे दी, फलाने को क्यों दे दी, भाई होम्स डिपार्टमेंट से पूछिए कि क्यों दे दी, वो अपना विवरण देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अपर्णा यादव से कोई प्राइवेट सिक्योरिटी थोड़ी ना है हमारी। भाई हम तो सरकार से कि कोई गुहार हो या कुछ इस तरीके का हो, भाई ये तो सरकार का दायित्व है ना। थोड़ा सा हट के बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन में आप। जी जी जी। साल 2011 में आपकी शादी। जी जी। और उसके बाद में ये शादी सूबे में शायद सबसे जो है जानने मानने वाली शादी थी। जी जी। और मैंने व्यक्तिगत जीवन में ये भी पढ़ा और सुना कि शायद अपर्णा यादव जी का लव मैरिज। जी जी जी। उस बारे में थोड़ा दर्शकों को अगर बताने। देखिए, हम लोग जो है बचपन से साथ में ही रहे, और जो है क्लास 9th से हम एक दूसरे को जानते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि हाई स्कूल के ऑनवर्ड्स, मतलब क्लास 8th 9th 10th 11th 12th, फिर बैचलर्स, फिर मास्टर्स, उसके बाद शादी। तो ये बहुत लंबा पीरियड रहा हमारा। बट हमारी दोस्ती ज़्यादा थी, हम एक दोस्त की तरह ज़्यादा रहे। हमारा ये जिसे कहते हैं लव अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हिसाब किताब नहीं रहा था कभी। बाद में हाँ ये ज़रूर था, जब मैं मास्टर्स करने जा रही थी इंग्लैंड, तो पहली बार मुझे इन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं अपने परिवार में बात करना चाहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि प्रतीक जी मुझसे 2 साल बड़े हैं। तो वो ऑलरेडी मतलब इस बारे में शायद गंभीर हो चुके थे, और उन्होंने कहा, फिर परिवार की रजामंदी से हम लोगों की शादी हुई। जी। आपके जो है जेठ या कह लीजिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जी जी, उनका भी संबंध कुछ इसी तरह था। जी जी। उसमें शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पिताजी जो मुलायम सिंह यादव शायद नहीं खुश थे। जी जी। मुलायम सिंह यादव इस संबंध से खुश थे? वो तो खुशी थे, मुझे पूरा आशीर्वाद दिया था उन्होंने, और उन्हीं के उससे ही, बल्कि मेरी तो बाहर विदेश इंग्लैंड जाने से पहले ही यहाँ हमारा वाग्दान हो गया था कि मतलब एंगेजमेंट हो गई थी, जिसे कहते हैं। अपर्णा यादव ने बाहर भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, उसका क्या मतलब मंतव्य था? मंतव्य कुछ नहीं था। मैं हमेशा से जो है उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मैं मास्टर्स हूँ।
तो मुझे लगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो पॉलिटिक्स है वो वहाँ पढ़ना बड़ा उचित रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का जन्म जो है इंग्लैंड से हुआ है। वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहली बार अगर इस सब्जेक्ट का मतलब ये जो पैदा हुआ है ये वेल्स की जन्मभूमि पर हुआ, और जो है पहली बार इसके बारे में विंस्टन चर्चिल ने बात करी। तो कल जब इंटरव्यू की बात हम लोगों तक पहुंची कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहूँ, तो एक दर्शक का फ़ोन पे मेरा सवाल आया कि जब सरकार थी सूबे में 2012 में बनी उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की, तो उस दरमियान आप क्या करती थी कि लोगों से जो स्कूल के बच्चे होते थे तो आप स्कूल जाके बच्चों से मुलाकात करती थी और बात करती थी, उसका क्या मतलब था? देखिए, बच्चों से बात करना बहुत ही ज़रूरी है, और हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। तो हम उनसे जानना चाहते थे कि उनकी मुश्किलें क्या हैं। मतलब वो, जैसे अगर आप कहें कि उनके गार्जियनशिप में, या उनको क्या लगता है कि रोड पे सेफ्टी रूल्स कैसे हैं, पुलिस कैसा बिहेव कर रही है। क्योंकि एक छोटे बच्चे से आप पूछेंगे ना तो पुलिस के नाम से वो डरता है, या किसी बुजुर्ग आदमी से पूछेंगे, आम भी सिविलियन से आप पूछेंगे कि पुलिस के नाम से बड़ा भयभीत हो जाते हैं। और आज की डेट में कोरोना जैसे पीरियड में तो पुलिस देखिए कितना फ्रंट लाइन पे है। तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम डिवाइस आउट किया था, नो योर पुलिस करके। तो किस तरह से हम पुलिस को जाने और किस तरह से उन बच्चों के मन में ये स्थिर रखवाएं कि ये भी हमारे गार्जियन हैं। भाई अगर हमारे माँ बाप तो रहेंगे नहीं स्कूल में आपके, भाई या तो टीचर रहेंगे आपके, उनसे आप बात अपनी कह सकते हैं। और छेड़खानी जैसी चीज़ें जैसे हो जाती हैं बच्चियों के साथ अमूमन, तो वो कंप्लेन नहीं कर पाती हैं। सोशल स्टिग्मेटाइजेशन, यानी जैसे आदमी को ये लगता है कि वो डर के कारण, या फिर हमें मम्मी पापा कह देंगे तुम्हारी गलती है, या समाज कहेगा कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुमने कपड़े कैसे पहने थे, तुम कैसे चल रही थी, तुमने क्या बात करी थी, तुमने ऐसा क्या बोल दिया था जिससे वो लड़के ने तुम्हें छेड़ा। इस तरीके की जो बात थी, ये बच्चों में हमने जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हम ये कहते थे कि SI, SO, SHO कौन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। FIR कैसे लिखी जाती है, इस बात पे हमने बच्चों को सेमिनार किए थे। राजनीति से थोड़ा सा जुड़ा हुआ सवाल आपसे लेना चाहेंगे। साल 2014 में जब PM मोदी की सरकार आई, शायद महिला सशक्तिकरण एक बड़ा मुद्दा था, उसके बाद 2019 में बनी और तमाम सारे, तो आज भी महिलाओं की स्थिति समूचे उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, शायद महिलाओं के साथ घटने वाली घटनाएं का ग्राफ आज सबसे ऊपर है। भारत में भी महिलाओं के साथ आज भी आप चाहे ठीक कह रहे हैं जी। तो आज महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस पे अपर्णा यादव सरकार को क्या कहना चाहिए? देखिए, महिला सुरक्षा पे तो हम काम ही कर रहे हैं, और महिला सुरक्षा आज से नहीं, हमेशा से ही जो है द्वितीय स्तर पे रही है। हमेशा फर्स्ट ग्रेड नहीं, सेकंड ग्रेड मतलब रहा है। तो हम ये चाहते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, देखिए स्कीम्स तो बहुत अच्छी बनती हैं, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है ग्राउंड पे, ये बात ज़रूरी है। और इसके लिए हमें अपने अफसरों को टाइट करना पड़ेगा बहुत कस के, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। अपर्णा यादव ने कई बार सवाल उठाए कि मुख्यमंत्री जी तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी नहीं सुनते। जी, बिल्कुल सही बात है। आप देख लीजिए, रेगुलर प्रोसीजरल काम नहीं हो रहे हैं किसी के, एडमिनिस्ट्रेटिव काम आप देखें ना, चाहे जो भी है, आप देखिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम कोई ढंग से नहीं हो रहा है। कितने सारे घोटाले, कितने सारे जो है लोग, मतलब आप देखिए PCS ऑफिसर एक मर गई आपके, मंजरी, एक हमारा एक IPS ऑफिसर था, उसने अपने आप को लटका लिया, गोली मार ली। वो शायद वो तो खैर मणिपुर के थे, पर जो है इस तरह से चीज़ें क्यों हो रही हैं ऑफिसर्स के साथ? ये पूरा एक माहौल है ना, वही पूरा एक सिस्टम है ना, सिस्टम के तहत ही तो आप आगे बढ़ेंगे। जब रेगुलर प्रोसीजरल काम नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है पॉलिसी बनाने से कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाँ, आपकी मंतव्य बहुत अच्छा है इसके पीछे कि आपने कहा है कि हाँ हमारे गरीब आदमी को पैसा मिले, पर क्या वो गरीब आदमी को पैसा पहुंच रहा है, इस पे हमें मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। उस पर ऑनेस्ट ऑफिसर्स की मतलब पकड़ होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इस पे सरकार को बहुत तगड़े तरीके से काम करना चाहिए। अपर्णा यादव गायों से बहुत प्रेम करती हैं, और शायद जो है एक कान्हा ओपन नाम का आप कुछ का संगठन भी चलता है जिसमें आप गायों की देखभाल करती। आज एक बड़ी दुखद खबर आई, मैंने देखा जनपद से कि कई सारी गायों की मौत हो गई चारे न मिलने के कारण, बारिश का मौसम है, तमाम सारी चीज़ें। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस पे थोड़ा सा संजीदा होना चाहिए कि जो छुट्टा पशु है, आज किसानों को तमाम सारा नुकसान है इस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी को तो संजीदा होना ही चाहिए, वो बहुत संजीदे हैं भी इस मामले पे काफ़ी, क्योंकि उनकी खुद भी गौशाला रही है और कई गायें हैं उनके पास। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस पे जो है पशुपालन डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इतना फंड है
गौ सेवा आयोग में, पशुपालन विभाग में, उसका जो है वितरण क्यों नहीं हो रहा है लोगों में। और स्पेशली जो है, जो आदमी जैसे चारा है, उसका चारे का पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो भाई चारे वाले का भी पास एक लिमिट तक दे देगा ना आपको, कितना चारा दे देगा आपको बिना पैसे के, भाई उसकी तो आमदनी रोज़ाना रोज़ का आटा चावल दाल उसी चारे से आ रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर पैसा दे रहे हैं, वो पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मैं कहूँगी कि पशुपालन विभाग जो है बिल्कुल फॉल्ट पे है, और उसको देखना चाहिए कि इस तरीके की क्यों चीज़ें हुई। हमारे टाइम पर जब इस तरीके की कोई भी घटना होता था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि 42 गायों को तो हमने खुद बचाया है, और वो कटने जा रही थी, और ये बात मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल अच्छे से पता है, अभी के जो हैं, और उस समय भी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश भैया, उनको भी बहुत अच्छे से पता है हमने बचाया किस तरह से, हमारी टीम ने उनको रेस्क्यू किया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर 42 गायें एक ट्रक में, आप सोच नहीं सकते कि कैसे रही होंगी, मतलब वो मरणाशय ही हो गई थी आधे से ज़्यादा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। आप जब तक जो है पूरा एक ये इंडस्ट्री है लेदर की, पूरा एक तरीके से आप से समझ लीजिए कॉकस है, जब तक महिलाएं, मैं कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, कि लेदर का उपयोग ना करें। जैसे चीन के प्रोडक्ट्स को हम बायकॉट कर रहे हैं, वैसे हम लेदर ना इस्तेमाल करें। लेदर स्ट्रैप की घड़ी ना पहने, लेदर जो है जूते ना पहने, लेदर जो है हम बैग्स ना इस्तेमाल करें, लेदर की बेल्ट ना इस्तेमाल करें। हमारे तो सनातन धर्म में कहा गया है, और आपको भी पता होगा, आप खुद भी मतलब सनातनी हैं, तो आपको पता होगा ये बात कि लेदर का प्रयोग करना बिल्कुल निषेध है। और जो है बिल्कुल शिव मंदिर, शिवालय में, क्योंकि सावन का मास चल रहा है, तो शिवालय में तो जाना बिल्कुल नहीं जा सकते आप। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि आजकल कोई लोग ये भी कमेंट करने लगेंगे कि अपर्णा यादव अब लेदर पे भी बोलने लगी, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भैया, आजकल बिना लेदर के भी कई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। पर्स हो, चाहे बेल्ट हो, चाहे जूते हो, पीयू करके एक फैब्रिक आता है, वो लेदर नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आपको या लोकल से वोकल पे जोर, बिल्कुल लोकल से वोकल पे जोर दे रहे हैं। आप जो है, जो आजकल नए नए लड़कियां हैं, बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन लेदर, दे आर वर्किंग ऑन पीयू फैब्रिक, चाहे कोई भी हो, आदमी हो, अच्छे से बड़े से बड़ा डिज़ाइनर। और मैं मास उसकी बात कर रही हूँ, विश्व में ग्लोबलाइजेशन के तहत, चाहे वो बड़े बड़े ब्रांड्स हो, आपके लुई विटॉन हो, आपका अलेक्जेंडर मिठाई हो, कोई भी हो, ये सारे ब्रांड्स जो हैं कैनवस पे काम करना शुरू कर रहे हैं। तो हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम कितना जो है इसको अवॉइड कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली भाइयों और बहनों, ये लेदर जो है गाय का ही चमड़ा होता है। तो आप एक तरफ तो उसकी पूजा कर रहे हो, गाय माता, और वो जो है आरती उतार रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है उसी पे बैठ रहे हैं या उसी को पहन रहे हैं। चीन का नाम ले लिया, अभी मैम हमारे 20 जवान शहीद हो गए इसमें। जी, बहुत सारी सियासत हुई, विपक्ष अलग मुखर रहा। जी, तो आपका चीन को लेके क्या कहना है? देखिए, चीन बिल्कुल जैसा नेताजी कहते हैं, एक धोखेबाज देश है, एक घटिया देश है। और मैं चीन का बस यही कहना चाहूँगी कि उसके प्रोडक्ट्स बिल्कुल बहिष्कार करिए। मेड इन चाइना इतनी सारी ब्रांड्स हैं, चाहे आजकल लड़के लड़कियां बड़ा ब्रांड पहनते हैं, H&M वगैरह, ज़ारा पहनते हैं, ये सब जो मेड इन चाइना हो, प्लीज़ उसको आप जो है मतलब एक्चुअली तो उसको अब जो इसने ख़रीद लिया है वो तो भाई नहीं फेंकेगा, क्योंकि भाई उसके पैसे लगे हों। सरकार को निर्णय लेना होगा। नहीं, देखिए जब तक सिविल आदमी नहीं कहेगा कि हम जो है ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। गणेश लक्ष्मी तक मार्केट में जो है चाइनीज़ मेड आ रखे हैं। आप बताइए, प्लास्टिक के जब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, तो हब भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बात है, इंडियन मेड प्रोडक्ट्स हैं, हमारे कोई प्रोडक्ट्स लेना नहीं चाहता क्योंकि उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होती है। लोग आजकल हर चीज़ जो पैकेट में दिखता है वो बिकता है। तो हम जो है चाहते हैं, ये अपील करना चाहते हैं, खादी ग्राम उद्योग क्यों नहीं चलता आप बताइए? कपड़ा कितना अच्छा होता है खादी ग्राम उद्योग का, मगर नहीं उतने लोग जाते हैं। लोग इधर उधर जाना पसंद करते हैं कि भाई मॉल में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। तो मैं तो बिल्कुल प्रयास कर रही है और प्रयास करना भी चाहिए। ये पहली बार इतना बड़े लेवल पर प्रयास हुआ, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरा नमन है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये चीन के प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना जो भी हो,
उसको एक टाइम आएगा, आप देखिएगा, इसी देश में जैसे जो है जलाया गया था उस समय कि स्वदेश असहयोग आंदोलन और जो है सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के तहत स्वदेशी को इस्तेमाल करिए और जो ये विदेशी चीज़ें हैं इसको सब जला दीजिए, वैसे ही चीन के प्रोडक्ट्स की एक दिन होली भी जलेगी, ये भी बात तय है, ये बिल्कुल ये भी तय है। मगर मैं लोगों से अपील कर रही हूँ, जो भाई आप लोगों ने प्रोडक्ट्स खरीद लिए हैं उस पर आपके पैसे लग गए तो चलिए अब वो तो आप इस्तेमाल कर लीजिए, मगर आगे से ध्यान रखिए कि ये ग्लास जो हमारे सामने रखा हुआ है, ये कुर्ते का कपड़ा जो हमारे सामने हम लेने जा रहे हैं, जिस पे हम पैसा लगाने जा रहे हैं, ये फ़ोन जो अगर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो चाइना मेड तो नहीं है भाई, हम लोग अपने भारतीय चीज़ों को इस्तेमाल करें। लौट के चीन से फिर से देश में आते हैं एक बार हम लोग। अभी हाल ही में गवर्नमेंट एक बिल लाई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जी। पूरा विपक्ष मुखर रहा, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी भी उस पर मुखर रही, विरोध दर्ज करा। जी जी। लेकिन अपर्णा यादव ने उसका समर्थन किया कि जो अपने देश के हैं, पता तो चले अपने देश के हैं, बाहर के हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में किसी भी तरीके का कोई भी गलत बात हुई है, और इस पे जो हाय हल्ला हुआ वो जो इस्लाम पद्धति जो फॉलो करते हैं, जो मुस्लिम भाई बहन हैं, कुछ उसमें से भी लोगों ने उसका बहिष्कार करा। पर लोगों को ये समझना चाहिए कि इट इज़ अ वेरी सिंपल एक्ट, और इस एक्ट के तहत सिर्फ इतना बात बतानी जा रही है कि हम भारतीय हैं। तो अगर हम भारतीय हैं तो इसमें भाई सरकार ये तो नहीं कह रही है आपको कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। और आप अगर सेंसस उठा लीजिए तो आसाम में कितने लाखों हिंदुओं को बोला गया है कि भाई तुम बांग्लादेशी हो, तुम जाओ अपने देश वापस, या अगर नहीं जा सकते हो तो उनका रेफ्यूजी सिस्टम बनाया है उन्होंने। भाई वो तो एक्ट पढ़िए ना आप पूरा, और जो लोग देख रहे हैं इसको वो भी पढ़ें पूरा एक्ट। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भाई इसमें जो है कहीं भी हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं है, सिर्फ एक बात की बात है, हम भारतीय हैं एंड वी आर पेट्रियोटिक टुवर्ड्स आवर कंट्री। तो मुझे लगता है कि इस बिल में किसी भी तरीके का बवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये एक वेलकम स्टेप है। हम अगर भारतीय हैं, अगर अमेरिकन सिटीजनशिप कोई जाता है तो वहाँ पे बड़ा ऊंचे कॉलर करके कहते हैं आई एम एन अमेरिकन, तो हमें क्या दिक्कत है भाई कि हम इंडियन हैं, हमें रजिस्टर तो होनी चाहिए ना, कोई एक्ट तो होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि रजिस्टर होना चाहिए। बिल्कुल रजिस्टर होना चाहिए। कितने लोग हैं, कितने लोग चले गए, कौन बच्चा हमारा वापस नहीं आया हमारे देश में, कौन बाहर बेचारा पढ़ाई करते करते नौकरी लग गई, शादी हो गई, वहीं रच बस गया। तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे देश का बेटा या बेटी बाहर है, पढ़ाई कर रहा है, बस गया है, अब ही इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न। कम से कम हम उन लोगों का तो करें कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स है कितनी। इंडिया में बताते हैं बहुत पॉपुलेशन है, अरे भाई पॉपुलेशन तो है, ये बात मान ले, पर जो है इसके हमारे ह्यूमन प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स कितना है, या हम कैसे, कितने लोगों को सरकार अपने उस पे पाल लेगी, आप बताइए। सवाल लखीमपुर खीरी से आया था जी जी कि अपर्णा यादव ने साल 2017 का चुनाव पार्टी से लड़ा, 2000 बाद में जब उपचुनाव हुआ तो अपर्णा यादव ने वो चुनाव नहीं लड़ा, तो आखिर अपर्णा यादव ने क्यों नहीं लड़ा? टिकट नहीं मिला इसलिए नहीं लड़ा। और आगे आपके भाजपा में बहुत सारे संकेत लोग हालांकि इस तरह से कमेंट कर रहे थे, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर अपर्णा यादव से पूछना चाह रहा हूँ कि अपर्णा यादव 2022 का चुनाव किस पार्टी से लड़ रही है? वो तो देखिए आदरणीय नेताजी पर है कि किस पार्टी से लड़ रही हैं या किस पार्टी का, ये बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेताजी के साथ हूँ मैं। नेताजी समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, तो अपर्णा यादव प्रथम जो है समाजवादी पार्टी की सदस्य है, और मैंने तो प्राथमिक सदस्यता भी ले रखी है 2017 में, 16 में सॉरी, मैंने भरा था उसका जब पर्चा, उससे पहले ही। तो मुझे ये बात बार बार जो आती है कि चुनाव लड़ना है, जैसा नेताजी कह देंगे वैसा अपर्णा यादव करेगी। 2019 में संभल से चुनाव लड़ने की आपकी बहुत, ये नेताजी का बहुत मन था। यहाँ पे आप जो है जीत का वो कर रही थी, मतलब देखिए मेरा इच्छा नहीं थी, नेताजी ने कहा था, नेताजी का स्टेटमेंट भी आया था, नेताजी ने ही ये बात बोली थी। अपर्णा यादव का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया होगा कि मुझे संभल से चुनाव लड़ना है या मुझे जो है कंबल में घुस के रहना है तो इस तरीके की बात नहीं थी। और जो है नेताजी ने बोला था कि भाई समाजवादी पार्टी से तुम लड़ो अब संभल का चुनाव, उसके बाद भाई जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मन था
भैया का और आपस में जो भी पॉलिटिकल लोग और भी थे उनका जो मंतव्य था वो हुआ। इसमें ऐसा कोई प्रेस्टीज इशू नहीं था कि भाई नेताजी ने कहा था तो वो बात नहीं ऑनर करी गई उनकी, तो ठीक है, इट्स ओके। मतलब ऐसा कोई मेरा कोई अपना मन नहीं था, अपर्णा यादव को कोई व्यक्तिगत मन नहीं, बहुत चाहत नहीं थी कि मुझे जो है 2019 में संभल से चुनाव लड़ना है। जी अच्छा, एक अभी तक तो हम राजनीति पे बात कर रहे थे, अब बात करते हैं कानून व्यवस्था। जी जी। हाल ही में कानपुर की एक घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। 8 पुलिसकर्मियों की निर्ममता से हत्या कर दी जाती है और तमाम सारी कानून व्यवस्था में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे लोगों के। तो एक अपराधी जिसने 2001 में स्थानीय सरकार के मंत्री को थाने में बुलाया, आपको क्या लगता है कि ऐसे जो है लोगों को कौन संरक्षण देता है, राजनीति का इनको संरक्षण? तो इस पे जरा बात। मैं सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी कि एक अपराधी जिसका जो मर गया, अब उसके बारे में इतनी विवेचना क्यों हो रही है, ये बात बड़ा गौर का विषय है। और हमारा देश अभी भी मुझे लगता है भ्रांति के जो है अवसाद से घिरा हुआ है। इसमें बहुत सारे, एक आपने नहीं बोला है, मतलब एक तो ये जातिगत भी आया कि वो दुबे जी थे, हाँ। वो पंडित जी थे तो इसलिए उनको मार दिया गया और ये किया गया वो किया गया। इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, अपराधी होता है ना। और जो है अब कह दीजिए राम ने रावण को क्यों मारा, रावण भी तो ब्राह्मण था, मगर भाई रावण ने कृत्य तो गलत किए ना। पत्नी को ले गया राम के, सीता जी को ले गया, माता को ले गया, वहाँ रखा और जो है पता नहीं भगवान जाने। वो तो देखिए रामायण में क्या क्या विवरण आता है कि कितने लोगों को मारता था, कितने लोग बंदी इंसानों को कैसे काम कराता था रावण। ये सब है, प्रकांड पंडित था, बहुत बड़ा जो है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसी पे आ रही हूँ, मैं एक बात कह रही हूँ कि इस पे जातिगत आधार पे भी बहुत सारे बातें हुई। तो जो अपराधी मर गया भाई, उसने अपराध किए थे ना, उसने कोई गलवान वैली में जा कर के चीन के लोगों को नहीं वहाँ पे मारा था, उसने अपराध किया था। ही वॉज अ हार्डेंड क्रिमिनल एंड अ हार्डेंड क्रिमिनल शुड बी किल्ड एट द फर्स्ट साइट। वो क्यों नहीं हुआ, ये एक सोच का विषय हम जैसे भारतीयों के लिए, आप जैसे भारतीयों के लिए है कि कौन उसको प्रोटेक्शन दे रहा था। इस पे सरकार को मंथन करना चाहिए और उनके लोगों के नाम निकालने चाहिए। सरकार के पास देखिए बहुत सारे हाथ होते हैं और होम्स डिपार्टमेंट हमारे सरकार का बहुत अच्छा है। मैं तो सारे पुलिस ऑफिसर्स जो फ्रंट लाइन पे सरेंडर किया और कानपुर आते आते उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अखिलेश यादव ने भी इस पे सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री जी कहते थे कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे अथवा उत्तर प्रदेश छोड़ दे, तो इतनी बड़ी घटना कैसे घटी? देखिए, अपराधी अपराध छोड़ दे, वो तो भैया ने कहा, वो तो एक उनका अपना स्टेटमेंट है, अपना सोचना है, उनकी अपनी बात है। पर मैं अपर्णा यादव, मैं अपना पर्सनली बोलना चाहती हूँ कि अपराधी मर गया, ये बहुत अच्छा हुआ। और जो है और भी अपराधियों को पकड़ करके ऐसी तरह से जो है मार देना चाहिए, तो ना रहेगा जो है बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो इसी तरह से जो है और भी जितने भी अपराधी हैं, मैं तो कह रही हूँ जो रेपिस्ट हैं उनको भी गोली मार देनी चाहिए। और मैं तो डे 1 से कह रही हूँ, जिस दिन निर्भया का था, कि उनको या तो फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए। पता नहीं हमारे देश में इस तरीके का क्यों कानून अभी तक नहीं आ पा रहा है, जहाँ पर हम रेप क्रिमिनल्स को जो है जेल में खाना ठुसाए जा रहे हैं, हम उनको जो है वहाँ पर पाल रहे हैं। तो क्रिमिनल्स को भाई ठीक है, जो क्रिमिनल कोई क्राइम, देखिए छोटा बड़ा की बात नहीं है, जो क्राइम जघन्य अपराध हैं, संगीन अपराध हैं, उन पे तो मौत मिलनी ही चाहिए। अपर्णा यादव ने एनकाउंटर का समर्थन किया? बिल्कुल समर्थन किया। मैं बहुत जो है इससे वो हूँ कि भाई एक अपराधी कम हुआ हमारे देश में से, हमारे प्रदेश जो है भयमुक्त हुआ। जी अपर्णा जी, एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ सवाल, चूँकि आप बहुत आध्यात्मिक है और अक्सर 5 तारीख को कल सूचना आई, शायद पूरे देश में एक हर्ष की लहर है कि पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करने वाली है। जी जी। तो इस पर अपर्णा यादव को किस प्रकार से खुशी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली जो है राम मंदिर इतने समय से लटका हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट में, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से अब रामलला का मंदिर बन रहा है। और हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। जब ये 91 में हुआ था, संयोग से मैं उसी दिन अयोध्या में थी 6 दिसंबर को, और मैंने देखा है, मेरे पिताजी रिपोर्टर थे उस समय, कवर कर रहे थे राम मंदिर का इशू, और किस तरह से गोलियां चल गई थी, किस तरह से क्या चीज़ें हुई थी, वो सब मैंने देखा हुआ है। उस समय मैं बहुत छोटी थी, बट मुझे काफ़ी कुछ याद है। और मेरे पास उस समय कार सेवकों ने राम नामी दुपट्टा दिया था मुझे, मतलब क्योंकि हम लोग मारुति वैन में थे, मैं अपनी मदर के साथ थी। हम लोग
वहीं पे थे और भी फॉरेन जर्नलिस्ट भी थे पापा के साथ, इसीलिए हम लोग गए थे क्योंकि पापा को भी उस समय थ्रेट था कि यहाँ पर ना रखें बच्चों को क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो पापा ने कहा हम साथ ही में चलें क्योंकि बहुत छोटे थे हम लोग बच्चे। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कितना भूख लग रही थी उस समय, मुझे खाने के लिए कहीं नहीं था, कर्फ्यू सिस्टम लग गया था। तो मुझे तो आज बहुत खुशी है ये जान करके, जब ये कल खबर आई तब से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो है महाशिवरात्रि के बाद जो है, इस सावन के महीने के बाद जो है पूजन हो जाए भगवान का, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। कहीं ना कहीं देखिएगा कोरोना भी ख़त्म होगा। बहुत अच्छी बात। अपर्णा जी, कोविड के ऊपर आपने अभी कोविड का नाम दिया जी। कोविड-19 आज पूरा देश का पूरा विश्व इस महामारी से झेल रहा है। अभी लॉकडाउन हुआ तो उसमें तमाम सारे लोगों को जो है पैदल चले, कुछ भूखों से मरे, तो इस पर अपर्णा जी का संगठन ने क्या कुछ किया, आप बताइए। हमने अपना जितने भी लोग हो सकते थे उनको हमने खाना खिलाने का प्रयास किया, और ये हमारे संगठन की तरफ से एक छोटे सा प्रयास था कि लोग जो अपने घर जा रहे हैं वो भूखे ना जाएं। और हम जितना मतलब कर सकते थे, जहाँ पे कंटेनमेंट जोन थे या जहाँ पे जो है बिल्कुल रेड जोन था, जो घर से नहीं निकल सकते थे, वहाँ भी हमने खाना बंटवाया। और इसकी सारी हमने जो है, जहाँ अपर्णा यादव तो भाई हर जगह नहीं पहुँची, मगर जितने लोग, हमने ये नहीं कहा कि मैं बांट रही हूँ तो मैं फ़ोटो खिंचाने लगूँ, इस तरीके का काम नहीं किया हमने। जितने लोग थे हमारी टीम के, हमने कहा खाना पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है, हम पहुँचें चाहे ना पहुँचे, आप लोग खाना ज़रूर पहुँचा दीजिए। तो सारी फ़ोटोग्राफ, सारा जो है जितना भी था, हमने सारा लोगों के साथ शेयर किया कि लोगों को ये प्रमाणित रहे, क्योंकि कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि उन लोगों को करा। हमारे साथ ही जितने भी थे, मैं तो उनको बहुत नमन करती हूँ बेचारों को, कि कई लोग इसमें जो है थक भी जाते थे, रात भर जो है खाना बांटा है उन लोगों ने। तो इस तरीके का लगातार डे 1 से जब लॉकडाउन लगा था, उसमें नवरात्र के दूसरे दिन पे से शुरू करा हमने, और जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ लगातार एक भी दिन हम रुका नहीं है। कम्युनिटी किचन में जो सरकार की तरफ से बनी थी, हमने उसमें भी अनाज दान किया। बी अवेयर ने जितना हो सकता था, जो भी जोन्स थे हमने सारे जोन में, जोन 6 तक के सारे उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अनाज। तो राशन पहुंचाने का काम हमने ज़ोर शोर से किया। और जो लोग प्रवासी मजदूर थे, जिन लोगों के पास चप्पलें नहीं थी, उनको हमने चप्पलें वगैरह भी दी, जिनकी चप्पल वगैरह थी। जिन लोगों का थोड़ा बहुत, जो हम देखते थे, कभी हम जाले जाते थे तो हम देखते थे कि वहाँ पे पूरी फैमिली के साथ है आदमी, और वो पहुँच नहीं पाया है बस तक, तो उसे बस तक पहुँचाना या उसको जो है सवारी दिलवा देना थोड़ी दूर तक के लिए, तो ये काम भी किए हमने। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे कि साल 2022 के लिए अपर्णा यादव क्या स्ट्रेटेजी है, पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है? चुनाव होगा तो सरकार बन रही है, नहीं बन रही, इस पर पार्टी की स्ट्रैटेजी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, और वो बता भी चुके हैं कि अपने अपने कई बयान दे चुके हैं इस बारे में। अब देखिए भैया क्या सोचते हैं इसके बारे में। और जहाँ तक अपर्णा यादव की स्ट्रैटेजी है, वो यही है कि लोगों से मैं मिलती रहूँगी, लोगों का काम करती रहूँगी, और लोग जिस भी रूप में देखना चाहते हैं तो भाई फिर वो अपने हिसाब से प्रयास करेंगे वो लोग। जी, तो ये थी हमारे साथ अपर्णा यादव, एक सक्रिय राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता। और अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे संवाद कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा इंटरव्यू था आपका, अच्छा लगा मुझे।